इस दुनिया में 62 ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी का एक एक सेकंड याद है और इनमें से एक नाम है हैरी लू मैनर, जिनसे जब पूछा गया कि 16 अगस्त 1977 के दिन वो क्या कर रही थी, If I was to say to you, what did you do on August the 16th, 1977? तो विद इन सेकेंड्स उन्होंने अपने पूरे दिन की एक एक डिटेल बता दी। I was just flying back from Las Vegas, and I was driving from the airport. That was a Tuesday, and I heard on the radio that Elvis Presley had died. My God! And I remember where I ate the night before. I mean, it's like all of a sudden everything starts flooding back for me. उन्होंने झट से बता दिया कि उस दिन एल्विस प्रिस्ली की डेथ हुई थी। यहाँ तक कि उन्हें ये भी याद है कि उसके एक दिन पहले उन्होंने क्या खाया था और खाना खाने वो कहाँ गई थी। इस रेयर कंडीशन को हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहते हैं। अब अगर हम चाहें भी तब भी हम सबको इस लेवल की ब्रेन पावर तो नहीं मिल सकती, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। बट एक चीज तो क्लियर है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक एक डिटेल को समझने और याद रखने की एबिलिटी है, और इसीलिए मेरे और आपके जैसे नॉर्मल इंसान अपने ब्रेन को मैक्सिमाइज जरूर कर सकते हैं। बट गूगल सर्च करने पर हमें कई ऐसे सोर्सेज मिलेंगे जो ब्रेन पावर बूस्ट करने के 100, 200, इवन 300 तरीके बताते हैं। अब होता यह है कि हम लोग उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे टिप्स में हम किस चीज को फॉलो करें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिक ब्रेन बूस्टिंग सीक्रेट्स बताऊंगा, जिसे अगर हम सिर्फ 21 दिन भी करते हैं तो हम बाकी सक्सेसफुल लोगों की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स को हजारों साल पहले लिखा गया था, ये तो हमें से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनके लिखे जाने से हजारों साल और पहले रामायण और महाभारत ऑलरेडी कंपोज किए जा चुके थे, और इन एपिक्स को इतने सालों तक कहीं पर लिखा नहीं गया था, बल्कि लोग इन्हें मेमोराइज करके रखते थे। और ये कोई आम बात नहीं थी। 1919 में संस्कृत स्कॉलर वीएस सुखथांकर ने एक टीम बनाई, और इस टीम का एम था महाभारत का एक नया एडिशन तैयार करना। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त तक तो महाभारत के रिटन एडिशंस अवेलेबल थे, तो फिर एक नया एडिशन बनाने की क्या जरूरत थी। दरअसल 1919 के पहले देश के अलग अलग रीजन्स में महाभारत के अलग अलग वर्जन्स पॉपुलर थे, एंड दैट्स व्हाई ये टीम चाहती थी कि इन सारे वर्जन्स में से कॉमन चीजों को स्टडी करके महाभारत का एक नया एडिशन बनाया जाए। बट जब तक ये काम खत्म हुआ तब तक 47 साल बीत चुके थे, और ये नया एडिशन 13,000 पेजेस जितना बड़ा था। ये एग्जाम्पल है हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरी पावर का, जो महाभारत जैसे इतने बड़े एपिक का एक एक वर्ड मुंह जबानी याद रख लेते थे। और दूसरी तरफ हम हैं जो बुक के 2 चैप्टर्स याद रखने में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मिल के मजदूर बाहर निकल रहे होंगे, आज मैं खुदा से पूछूंगा। तो सवाल ये आता है कि फिर हम अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाए कैसे। इसका पहला तरीका है फ्लो स्टेट। क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली की ये 2 फेमस सिक्सेस तो हम सबको याद है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर सिचुएशन में भी विराट कोहली ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के दम पर इंडियन टीम को मैच जितवाया। बट ऐसा सिर्फ ये अपने मैच में नहीं, बल्कि अपने पूरे करियर में करते आए। इसके पीछे का एक मेन रीजन ये है कोहली जैसे एथलीट्स का खुद को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते रहना और अपने लिए एक नया बेंचमार्क या गोल सेट करना। बिलियर्ड्स के लेजेंड वर्ल्ड चैंपियन गीत सेठी इसका रीजन बताते हैं कि विराट कोहली खेलते वक्त एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस साल दर साल इंप्रूव होती रहती है। बट ये फ्लो स्टेट होता क्या है और काम कैसे करता है? साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सिनमिहाई कहते हैं कि एक स्टेट एग्जिस्ट करता है जिसमें हम सब कुछ भूल के अपने काम में डूब जाते हैं, और इस स्टेट को फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये तब होता है जब भी हम कोई अपना फेवरेट चीज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप अपनी कोई फेवरेट मूवी देख रहे होते हैं या सीरीज देख रहे होते हैं या कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि पूरा का पूरा दिन कैसे हो गया, और यही स्टेट है फ्लो स्टेट। और अगर हम भी खुद को एक फ्लो स्टेट में डालना चाहते हैं तो हमें इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। बेसिकली अपने स्किल के हिसाब से हमें कुछ ऐसा टास्क करते रहना है जो हमें चैलेंज तो करे, बट इतना भी नहीं कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बदल जाए। एंड एट द सेम टाइम ये काम हमारे स्किल्स के हिसाब से इतना भी इजी ना हो कि हम बिल्कुल बोर ही हो जाए। जिसका मतलब है कि हमें इस फ्लो जोन में रहना है, जिसमें हम कॉन्स्टेंटली अपनी स्किल्स को चैलेंज करते रहें और हमारी स्किल्स और भी ज्यादा इंप्रूव होती रहें। और जब तक हम इस फ्लो बैलेंस को सक्सेसफुली बनाए रखेंगे, तब तक हम कॉन्स्टेंटली नई चीजें सीखते रहेंगे और पहले से बेटर होते रहेंगे। इन शॉर्ट, हमें अपने इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, बल्कि खुद की एबिलिटीज को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते रहना है, सो दैट हमारी ब्रेन पावर कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहे एंड हम इसका पूरा इस्तेमाल कर सकें। 2. दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स में से एक निकोला टेस्ला के पेरेंट्स बचपन से ही हर रोज उनके माइंड को ट्रेन करते थे ताकि उनकी कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ सके। और जब निकोला टेस्ला बड़े हुए तब तक उनकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपने सारे नए इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज को किसी नोटबुक में नहीं लिखते थे, बल्कि अपने माइंड में ही विजुलाइज कर लेते थे।
एंड इन फैक्ट उस थॉट को कैसे मॉडिफाई और अपग्रेड करना है ये भी वो अपने माइंड में ही सोच लेते थे। फॉर एग्जाम्पल 1882 में ही टेस्ला के दिमाग में एसी इंडक्शन मोटर बनाने का आइडिया आ चुका था और अगले 6 सालों तक वो अपने माइंड में ही इस मोटर का फाइनल डिजाइन बनाते रहे एंड फाइनली 1888 में जाकर उन्होंने इस मोटर को पेटेंट करवाया। अब हम में से कई लोग निकोला टेस्ला की तरह फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड तो बनना चाहते हैं, बट रियलिटी में अगर हमें कुछ घंटों के लिए भी फोन ना मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं एंड इन फैक्ट जरूरी काम करते हुए बार बार हमारा माइंड सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन चेक करने की तरफ भागता रहता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अमेरिकन ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में दिया है। कैल न्यूपोर्ट हमारे पूरे दिन के काम को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है शैलो वर्क। ये वो सारे काम है जो हम डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट के साथ करते हैं और इस काम की कोई रियल वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम में से कई लोग कुछ इंपॉर्टेंट काम करते वक्त व्हाट्सएप के मैसेजेस के रिप्लाई भेजने लगते हैं या फिर इंस्टाग्राम की रील्स देखने लगते हैं। सेकेंड, डीप वर्क। ये वो स्टेट है जिसमें हम फुल फोकस और 0 डिस्ट्रैक्शन के साथ कोई चैलेंजिंग काम करते हैं एंड एज अ रिजल्ट वी प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स। बट कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने काम को डीप और शैलो वर्क में कैसे डिफरेंशिएट करें और हम में से कई लोग अपना ज्यादातर टाइम शैलो वर्क करने में ही बर्बाद करते हैं और इसीलिए डीप वर्क करने से पहले हमारी प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है ताकि हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम फुल फोकस के साथ कर सकें। बेसिकली 4 तरीके हैं जिसके इस्तेमाल से हम डीप वर्क कर सकते हैं। 1665 में पैंडेमिक आया और न्यूटन को अपने गांव में शिफ्ट होना पड़ा। गांव में शिफ्ट होकर वो 2 साल तक अकेले थे और उन्होंने सबसे मेजर डिस्कवरीज करी जैसे कि 3 लॉज ऑफ मोशन और कैलकुलस। कैलकुलस को हम पढ़ते हैं +1 और +2 में। 2 साल हमें पढ़ने में लगते हैं। उतने ही टाइम में उन्होंने कैलकुलस को इन्वेंट किया था और ये सबसे पहली अप्रोच है डीप वर्क की, विच इज मोनेस्टिक अप्रोच। यानी हम सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर किसी एक ऐसी जगह चले जाएंगे कि जब तक हमारा गोल हमें अचीव नहीं होगा हम वापस नहीं आएंगे। 2, बट हम में से ज्यादातर लोगों के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और हम अपना घर परिवार छोड़ के खुद को हमेशा के लिए आइसोलेट नहीं कर सकते। इसलिए कुछ लोग जैसे स्पेनिश लैंग्वेज की सबसे पॉपुलर ऑथर इसाबेल एलेंडे हर साल जनवरी में अपनी बुक्स लिखने के लिए खुद को आइसोलेट कर लेती है और बाकी टाइम में वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीती है। इस अप्रोच को बायोमॉडल अप्रोच कहा जाता है जिसमें लोग कुछ टाइम के लिए मोनेस्टिक अप्रोच की तरह काम करते हैं और बाकी टाइम वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। 3rd, एक और अप्रोच है जिसे हम डीप वर्क के लिए यूज कर सकते हैं और वो है रिदमिक डीप वर्क। इसमें हम अपने डेली रूटीन के हिसाब से हर रोज कुछ घंटे सिर्फ डीप वर्क करने के लिए अलग कर सकते हैं और बचे हुए टाइम में हम शैलो वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर रोज सुबह 7 से 11 बजे तक हम डीप वर्क के लिए फिक्स कर सकते हैं और इस टाइम में हम ना तो अपने फोन की नोटिफिकेशंस चेक करेंगे, ना ही हमें किसी से बात करनी है या बाहर घूमने जाना है। 4, 2020 की यूपीएससी टॉपर डॉक्टर अक्षिता गुप्ता अपने प्रिपरेशन के वक्त 14 घंटे हॉस्पिटल में काम करती थी और काम के बीच में मिलने वाले 15 मिनट के ब्रेक्स में वो यूपीएससी की तैयारी करती थी। इसे जर्नलिस्टिक अप्रोच ऑफ डीप वर्क कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जॉब की वजह से हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डीप वर्क कर सकें। ऐसे लोगों के लिए कैल न्यूपोर्ट जर्नलिस्टिक अप्रोच सजेस्ट करते हैं। इसमें हमें दिन में जब भी फ्री टाइम मिले और चाहे ये फ्री टाइम सिर्फ कुछ आधे घंटे का ही हो, हमें इस टाइम को फुल कंसंट्रेशन से डीप वर्क करने में लगा देना है। 3rd, हम में से कई लोग सोचते होंगे कि ये सब तो ठीक है बट हम जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उसे हम अच्छी तरीके से समझे कैसे? क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम चीजों को अलग नजरिए से देख सकते हैं? और इसका आंसर है फर्स्ट प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट। बेसिकली हम ह्यूमंस कोई भी कॉन्सेप्ट को 2 तरीके से समझते हैं। फर्स्ट थ्रू एनालॉजी, जिसमें हमारी सोच हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल जब सबसे पहले हमें एटम का स्ट्रक्चर बताया गया था तो स्कूल में हमें कहा गया कि ये सोलर सिस्टम की तरह दिखता है जहां पे सन की जगह न्यूक्लियस है, प्लैनेट्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स। यानी न्यू नॉलेज जो हम सीख रहे हैं उसे एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कोरिलेट करना। सेकेंड मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल्स का, जिसमें हम किसी पॉपुलर मेथड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते बल्कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को पहले ब्रेक डाउन करके सिंपल बनाते हैं और फिर बिल्कुल स्क्रैच से इसे नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई छोटा बच्चा किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में लगातार सवाल पूछता रहता है और चीजों को अलग नजरिए से समझने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल 1994 में जेफ बेजोस ने जब एक बुक स्टोर खोलने के बारे में सोचा तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, एनालॉजी अप्रोच या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच। अगर बेजोस एनालॉजी अप्रोच को यूज करते तो शायद वो एक बुक स्टोर खोलते और अपने बुक स्टोर की एक वेबसाइट खोलते जिसकी मदद से वो थोड़ा बहुत ऑनलाइन सेल भी कर लेते। पर जेफ बेजोस ने सोचा कि अगर मैं एक बुक स्टोर खोलूंगा तो पहले तो मुझे स्टोर में रखने के लिए काफी सारी बुक्स खरीदनी होंगी और इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा। और दूसरा उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी तरह बुक्स खरीद भी लेता हूँ तो इनको रखने के लिए एक बड़ा स्टोर या स्पेस भी तो चाहिए और वो कहाँ से अफोर्ड कर पाऊंगा।
इसीलिए जेफ बेजोस ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच का इस्तेमाल किया और सोचा कि मेरा अल्टीमेट गोल तो कस्टमर्स को बुक बेचना है, चाहे फिर मैं वो किसी भी तरीके से बेचूं। और इसीलिए उन्होंने बुक्स को खरीदने का और स्टोर में रखने का झंझट ही बीच में से हटा दिया और डायरेक्ट बुक स्टोर्स और कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए अमेजोन की वेबसाइट बनाई। अब अमेजोन जितने चाहे उतनी किताबें बेच सकता था एंड आज अमेजोन सिर्फ बुक्स नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारी चीजें बेचता है और दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक इसी तरीके से 2008 में जीरोधा के फाउंडर्स नितिन और निखिल कामत ने एक स्टॉक ब्रोकरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। तब भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज मोस्टली ऑफलाइन होती थी पर ट्रेड के हिसाब से काफी ज्यादा ब्रोकरेज फीस चार्ज करती थी। अब एनालॉजी के हिसाब से अगर नितिन और निखिल कामत चलते तो वो सोचते कि हम इसी बिजनेस मॉडल को ऑनलाइन ले जाएंगे और ब्रोकरेज से पैसे कमाएंगे। बट उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल्स की मदद ली एंड सोचा कि हमारा मेन गोल तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट में लाना है और ये तभी होगा जब हम हाई ब्रोकरेज चार्ज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए जीरोधा ने एक नया डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जिसमें वो पर ट्रेड सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज ही चार्ज करते हैं एंड दिस कंप्लीटली चेंज्ड ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग। इसी यूनिक अप्रोच के कारण आज जीरोधा इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है। इन शॉर्ट, हमें कन्वेंशनल तरीकों से सोचने के बजाय किसी भी कॉन्सेप्ट को उसके बेसिक प्रिंसिपल्स में डिवाइड करना है एंड फाइनली उसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करनी है। वैसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की कॉन्सेप्ट पे अलग से एक वीडियो बनाई है जिसे आप चेक कर सकते हैं। 4, हम में से कई लोग मैथ के क्वेश्चन देख के इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। ऑथर बारबरा ओकली बचपन में मैथ्स और साइंस में बार बार फेल होती थी एंड फाइनली उन्होंने किसी तरीके से पढ़ाई पूरी करी और बाद में उन्हें यूएस आर्मी में एक ट्रांसलेटर की नौकरी मिल गई। जब बारबरा आर्मी में गई तो वहां के टेक्नीशियन और इंजीनियर्स को देखकर वो सोचने लग गई कि काश मैं भी इनकी तरह मैथमेटिक्स और साइंस को समझ पाती और इसका इस्तेमाल कर पाती। और इस रीजन की वजह से उन्होंने 26 साल की एज में खुद को मैथ्स और साइंस में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया और आज वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वही सब्जेक्ट पढ़ाती हैं जिसमें वो बार बार खुद फेल होती रही। बट सवाल यह है कि खुद में उन्होंने ऐसा क्या चेंज किया। बारबरा ओकली ने अपनी बुक अ माइंड फॉर नंबर्स में पोमोडोरो मेथड ऑफ लर्निंग के बारे में बताया है जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने या याद रखने के लिए हमें उस कॉन्सेप्ट को 35 मिनट के लिए पूरे फोकस के साथ पढ़ना है और उसके बाद 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लेना है और वापस इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है जब तक हम कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ ना जाए। एंड फाइनली इन कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए ऑथर हमें प्रैक्टिस और रिकॉलिंग टेक्निक के बारे में भी बताती है जिसमें हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को बार बार और रेगुलरली याद और रिवाइज करते रहते हैं। इससे हमारी ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। बारबरा ओकली की बुक माइंड फॉर नंबर्स बुक में बहुत से और अमेजिंग आइडियाज दिए गए हैं जिन्हें आप हिंदी में डिटेल में समझ सकते हैं गीगल एप्लीकेशन पर, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में अवेलेबल हैं जिनमें डीप वर्क, पोमोडोरो टेक्निक, 80-20 प्रिंसिपल जैसी अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड आई नो कि गीगल आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेगा। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। इन कंक्लूजन, हमने इस वीडियो में 4 चीजें देखी जिसमें सबसे पहली चीज थी डीप वर्क, यानी हम जब काम करेंगे तो हर चीज को भूल जाएंगे। सेकंड था फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, यानी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वहां से अपना लॉजिक बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। थर्ड था रिकॉलिंग, यानी जो भी चीजें हम सीख रहे हैं उसको रिकॉल करेंगे क्योंकि जो लर्निंग है वो इनपुट नहीं है, पढ़ना नहीं है, वो आउटपुट है कि हमने जो याद किया क्या हम उसको आउटपुट दे सकते हैं। और हम आउटपुट दे सकते हैं या तो लिख के, बुक बंद करो और सिर्फ लिखते रहो जो भी आपके दिमाग में थॉट्स हैं, या फिर बोल के। ऐसा इमेजिन करो कि आप एक टीचर हो और आप लोगों को पढ़ा रहे हो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। एंड फोर्थ इज पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट के लिए आप डीप वर्क में चले जाओ और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अभी जो 25 मिनट है ना, ये फिक्स नहीं है, मतलब कि आप इसे 50 मिनट कर सकते हो, 1.5 घंटा कर सकते हो, 2 घंटा कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि आपको रेस्ट लेना है ताकि आप ज्यादा सेशंस कर पाओ, ज्यादा देर तक पढ़ पाओ, और ये सबसे एफिशिएंट मेथड है। अभी जो 4 टूल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट करोगे, सिर्फ बोलोगे नहीं, एक्चुअल में करोगे, तो ये आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। इनके अलावा ज्यादा मेथड्स नहीं है लर्निंग के। दीज आर द मेथड्स दैट यू हैव टू बी परफेक्ट ऑन। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर है जिनकी ये टूल्स हेल्प कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए एंड आई नो इट विल चेंज देयर लाइफ टू। जय हिंद।